वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 2019। सो कोविड-19 के बारे में आप फैमिलियर हैं। ये डिसीज अब पैंडेमिक बन चुकी है, महामारी बन चुकी है। ये डिसीज वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज में स्प्रेड हो रही है। अराउंड 216 कंट्रीज में ये स्प्रेड हो चुकी है एंड बहुत सारे केसेस को अफेक्ट कर रही है, बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। ये डिसीज बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रही है। सो इस वीडियो में हम कोविड-19 को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस डिसीज 2019, ये डिसीज एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, रेस्पिरेटरी डिसीज है। ये हमारे लंग्स को मेनली टारगेट करती है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोरोना वायरस क्या है। सो कोरोना वायरस फैमिली कोई न्यू फैमिली नहीं है। ये स्पीशीज या फिर ये फैमिली वायरसेस की कोरोना वायरस फैमिली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये फैमिली क्या कोज करती है? कॉमन कोल्ड कोज करती है। सो जो कॉमनली कोल्ड हो जाता है हमें, वो कोल्ड कोरोना वायरस ही कोज करता है। बट जो कोविड-19 है, ये कोरोना वायरस फैमिली का एक न्यू वायरस है। सो जो कोरोना वायरस स्पीशीज है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन कोविड-19 वायरस इस फैमिली का न्यू वायरस है। सो वैसे ये जो फैमिली है कोरोना वायरस, ये कौन कौन सी डिसीज कोज करती थी? कॉमन कोल्ड, जो कि कॉमनली हो जाता है, या फिर ये इतनी सीरियस कंडीशन भी कोज कर सकती है लाइक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको SARS बोलते हैं। सो ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये भी चाइना में ही ओरिजिनेट हुई थी। 2003 में सार्स या फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का आउटब्रेक हुआ था। सो वो भी कोरोना वायरस फैमिली के थ्रू ही ये डिसीज कंडीशन होती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एंड मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS, ये कंडीशन भी कोरोना वायरस फैमिली ही कोज करती है। नाउ अब क्या हुआ था इन दिसंबर 2019 में इस वायरस का ओरिजिन हुआ। कौन से वायरस का? जो वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज को कोज करता है। सो ये वायरस 2019 में वुहान चाइना में ओरिजिन हुआ। इस वायरस का वुहान या फिर चाइना में ये देखा गया कि बहुत सारे केसेस निमोनिया के आ रहे हैं। सो निमोनिया के ये केसेस अननोन रीजन से आ रहे थे, इनका कोई कोज नहीं पता लग रहा था। सो ये निमोनिया का आउटब्रेक जब हुआ दिसंबर 2019 में, तब ऐसा देखा गया कि एक न्यू कोरोना वायरस इस डिसीज को कोज कर रहा है। सो इन दिसंबर 2019 वुहान चाइना में इसका ओरिजिन हुआ। इसका ओरिजिन जो मीट की शॉप्स होती हैं या फिर मीट की मार्केट होती है या फिर सी फूड की मार्केट होती है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका ओरिजिन एनिमल से हुआ है। एनिमल जैसे कि कोई बैट या फिर स्नेक, कोई भी एनिमल हो सकता है। अभी वो आइडेंटिफाइड नहीं है, कंफर्म नहीं है कि किस एनिमल से हुआ है, लेकिन ये कंफर्म है कि जो सी फूड मार्केट थी, वहाँ की मीट मार्केट थी, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। वहाँ से, क्योंकि जो भी केसेस उस टाइम पर निमोनिया के आ रहे थे, अननोन केसेस, वो किसी ना किसी तरह से एनिमल से रिलेटेड थे। सो इन दिसंबर 2019 एक न्यू कोरोना वायरस आइडेंटिफाई किया गया। इनिशियली इस वायरस को क्या नाम दिया गया? 2019 नोवेल कोरोना वायरस। सो इनिशियली इसका ये नाम पड़ा 2019 नोवेल कोरोना वायरस, जिसको 2019 NCOV शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद ICTV क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। सो ये कमेटी क्या करती है? वायरसेस को नेम देती है। सो 11 फरवरी 2020 को इस वायरस को नया नाम मिला। इस वायरस को क्या नाम दिया गया? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2, कोरोना वायरस 2। सो इसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS कोरोना वायरस 2 का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये वायरस वैसा ही आउटब्रेक कोज कर रहा था जैसा कि इस वायरस ने, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस ने 2003 में चाइना में आउटब्रेक किया था। उसी तरह से ये भी वायरस उसी तरह से आउटब्रेक कर रहा था, उसी तरह से सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस शो कर रहा था। हालांकि ये वायरस उससे डिफरेंट है, लेकिन उसी तरह से ये आउटब्रेक उसी तरह से स्प्रेड हो रहा था। इसलिए इस वायरस को ICTV ने 11 फेब को सार्स कोरोना वायरस 2 का नाम दिया। उसके बाद ये जो वायरस है, अब ये कौन सी डिसीज कोज करता है? जैसे कि HIV वायरस एड्स कोज करता है, ऐसे ही सार्स कोरोना वायरस 2 कौन सी डिसीज कोज करता है?
कोरोना वायरस डिसीज 2019, जिसको बोलते हैं कोविड-19। अब ये उसी डेट को 11 फेब 2020 को ही WHO ने इस डिसीज को कोविड-19 कहा। सो WHO और ICTV साथ में वर्क कर रहे थे कोरोना वायरस को नेम देने के लिए। सो कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? सार्स कोरोना वायरस 2। और सार्स कोरोना वायरस 2 से जो डिसीज कोज होती है वो कौन सी है? कोरोना वायरस डिसीज 2019 कोविड-19। नाउ ऑन 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 आउटब्रेक को एक पैंडेमिक बोला। सो पैंडेमिक इसलिए बोला क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फैल रहा था महामारी की तरह और बहुत सारी कंट्रीज को अफेक्ट कर रहा था। इतनी जल्दी स्प्रेड हो रहा था कि एक दिन में ही इसके केसेस डबल होते जा रहे थे। नाउ सार्स कोरोना वायरस दिखता कैसा है? सो ये वायरस कुछ इस तरह से होता है, जिसके सेंटर में इसका बॉडी के अंदर सेंटर में इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंड ये कौन सा वायरस है? RNA वायरस है। सो RNA इनका जेनेटिक मटेरियल होता है एंड इसके ऊपर इनके स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन्स के होते हैं। सो ये स्पाइक्स कैसे लगते हैं? जैसे क्राउन प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे क्राउन पहना हो वायरस ने। सो ये क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस, इनको लैटिन में बोलते हैं कोरोना। सो इसलिए इस वायरस का क्या नाम पड़ा है? कोरोना वायरस। नाउ ये जो वायरस है सार्स कोरोना वायरस 2, क्योंकि ये वायरस एक न्यू वायरस है, न्यूली डिस्कवर्ड वायरस है, क्योंकि ये दिसंबर 2019 में ही इस वायरस के बारे में पता लगा है, इसलिए इसका अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हम इस डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन मेथड हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, हम सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज इस वायरस के बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं जानते, इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। हालांकि इस पर रिसर्च बहुत ही स्पीड से हो रही है ताकि इसकी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन या फिर कोई भी अगर वायरस की वैक्सीनेशन तो उसमें कम से कम 1 साल का टाइम लगता है। सो इसलिए इसकी ना तो वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल है, ना ही ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आगे हम इसको प्रिवेंट करने कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। नाउ कोज ऑफ कोविड-19। सो कोविड-19 एक न्यू डिसीज है, न्यू वायरस से कोज हो रही है। सो इसका जो कोज है, कारण है, वो अभी तक स्पेसिफिकली नहीं पता, एग्जैक्टली नॉट नोन है, नहीं पता कि किस कारण से ये हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये एनिमल से हुई है, एनिमल से ह्यूमंस में ये ट्रांसमिट हुई है। क्यों? क्योंकि जो पहले वायरस थे, पहले कोरोना वायरस थे, जैसे कि सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी एनिमल से ही हुए थे और स्पेसिफिकली वो बैट से हुए थे। सो इसलिए ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जो केसेस, न्यू केसेस जो निमोनिया के थे, जो वुहान में आए थे, वो भी किसी ना किसी तरह से एनिमल से रिलेटेड थे, एनिमल मार्केट या फिर मीट मार्केट में वो वर्क कर रहे थे। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये एनिमल से ट्रांसमिट हुई है और ये किसी भी एनिमल से हो सकती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये बैट से हुई है क्योंकि जो पहले वायरस थे वो भी बैट से हुए थे। सो अभी ये एग्जैक्टली अननोन है कि किस वायरस से ये कोज हुआ है कोविड-19। नाउ इसका ट्रांसमिशन देखा जाए कि ये कैसे स्प्रेड होती है। सो जैसे कि अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कोरोना वायरस से कोज होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड या SARS, सो ये भी ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं। अगर कोई हमारे 2 मीटर्स की दूरी में कोई खड़ा हुआ है, 2 मीटर्स के डिस्टेंस में कोई खड़ा हुआ है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, क्योंकि जो भी हम स्नीज करेंगे या बात करेंगे सलाइवा में या फिर हमारे स्नीज या फिर म्यूकस में, ये रेस्पिरेटरी जो वायरसेस हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं, कोरोना वायरस प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड जो पर्सन हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट में खड़ा है वो इस वायरस को इनहेल कर लेगा, जिसके थ्रू उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी सरफेस को टच किया है, जैसे कि उसने पेन को टच किया है या फिर किसी सरफेस या टेबल को टच किया है, या कोई भी सरफेस को अगर उसने टच किया और वहां पर भी वायरस प्रेजेंट है, तो अगर किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन ने उस सरफेस को टच किया एंड उसके बाद उसे हैंड वॉश नहीं किए या फिर हैंड सैनिटाइज नहीं किए और अपनी किसी फेस पर टच किया या किसी और सरफेस पर अपनी बॉडी पर टच किया, तो चांसेस हैं कि वो पर्सन उस वायरस को इनहेल कर लेगा। हालांकि ये नॉन लिविंग सरफेस पर कितनी देर तक रहता है वायरस, ये भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता। सो कोज हमने देख लिया, अब हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स कि एक बार कोरोना वायरस एंटर हो जाए, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है, ये एंटर हो जाए तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम शो होते हैं। सबसे पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है?
जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और एंटर करने के बाद जो फर्स्ट साइन या फिर सिम्टम शो होता है उसके बीच के टाइम को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 डेज से लेकर 14 डेज तक हो सकता है। नाउ मेन सिम्टम्स क्या है इसके, वन मोर थिंग कि जो साइन एंड सिम्टम्स हैं इसके कोरोना वायरस के, ये माइल्ड टू सीवियर तक हो सकते हैं। कोविड-19 बहुत माइल्ड सिम्टम्स भी शो करते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एसिम्टोमेटिक हो, सिम्टम्स ना शो करें। कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सीवियर सिम्टम शो करेंगे। इवन कोविड-19 फेटल भी हो सकती है, डेथ को भी कॉज कर सकती है। सो मेन सिम्टम्स फर्स्ट है फीवर। सो फीवर एक मेन सिम्टम है। देन कफिंग एक मेन सिम्टम है। कफिंग के साथ फ्लैम भी हो सकता है। फ्लैम क्या है? थिक म्यूकस आना, म्यूकस भी आ सकता है कफिंग के साथ। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको ट्रबल ब्रीदिंग होगा, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, फैटीग थकावट होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख नहीं लगेगी, चिल्स आएंगे फीवर के साथ, बॉडी एक्स होगा, बॉडी में पेन होगा, हेडेक, सोर थ्रोट। देन इज लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। सो टेस्ट और स्मेल उसको नहीं आएगा पर्सन को, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। नाउ ये है कॉमन सिम्टम्स। अब सीवियर सिम्टम्स क्या है? निमोनिया हो सकता है पर्सन को, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है पर्सन को। नाउ ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर शॉक या फिर इवन डेथ, ये क्यों होते हैं? साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से होते हैं। नाउ व्हाट इज साइटोकाइन स्टॉर्म? साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? जब भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है, सपोज कोरोना वायरस, दिस इज कोरोना वायरस एंड ये हमारी बॉडी में एंटर हुआ। सो एंटर होने के बाद ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करेगा। जब ये लंग्स को अफेक्ट करेगा तो सबसे पहले जो वहाँ पर इंफ्लामेटरी सेल्स पहुँचेंगे, इम्यून सेल्स पहुँचेंगे, जैसे कि हमारे WBCs वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो ये WBCs क्या करेंगे? सपोज दीज आर WBCs, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, ये इनको एंगल्फ कर लेंगे। सो ये इम्यून सेल्स क्या करते हैं? इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया हमारे लंग्स में एंटर होता है। सो ये इम्यून सेल्स इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं जिससे इंफ्लामेशन होती है हमारी बॉडी में। सो ये इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स कौन से हैं? साइटोकाइंस। सो ये साइटोकाइंस हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि ये साइटोकाइंस इतने लेवल में इंक्रीज होते हैं या फिर रिलीज होते हैं कि ये हमारे लोकल जगह को अफेक्ट करते हैं। सपोज ये लंग्स में एंटर हुए तो लोकली लंग्स को ही अफेक्ट करेंगे, वहीं पर इन्फ्लामेशन कोज करेंगे। लेकिन कोविड-19 के केस में क्या होता है कि ये जो साइटोकाइंस हैं ये इतने ज़्यादा रिलीज होते हैं कि जो इम्यून सेल्स हैं इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड ये साइटोकाइंस लंग्स के अलावा हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लग जाते हैं। ब्लड के थ्रू हमारे दूसरे ऑर्गन्स में भी ये पहुंच जाते हैं, जिसके कारण शॉक हो सकता है, हमारे ऑर्गन्स को अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाता और ब्लड में क्लोट्स हो जाते हैं। हमारे ऑर्गन्स में जब अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, लंग्स हमारे फेल हो जाएंगे, हमारा हार्ट भी फेल हो सकता है। सो सेप्टिक शॉक के साइंस भी हैं, जैसे कि पर्सन का एक साइड जो है वो ड्रूपिंग हो जाएगा, फेस का कोई भी एक साइड नम हो जाएगा, ड्रूपिंग हो जाएगा, एक साइड की आर्म या लेग वर्क नहीं करेगी। सो ये शॉक के साइंस है। सो इस केस में साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या होता है कि इतना ये फेटल हो जाती है डिसीज कोविड-19 की, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नाउ हमने देख लिया कि कोज क्या है कोविड-19 होने का। सो कोज एग्जैक्टली नो नहीं है, लेकिन हमें ट्रांसमिशन पता है कि एनिमल से ये जो कोविड-19 है या फिर सार्स कोरोना वायरस 2 है, ये एनिमल से आता है। नाउ रिस्क फैक्टर्स क्या है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है ये डिसीज़ होने के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिसीज़ है कोविड-19, ये किसी की अगर इम्यूनिटी वीक है तो उस पर ईजिली उस पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती है। देन अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, तो वो भी उस पर्सन को वीक बना देती है, डेबिलिटेटिंग बना देती है, जिसकी वजह से सार्स कोरोना वायरस 2 उस पर अटैक कर सकता है। देन फर्स्ट आता है इंक्रीज विद एज। अगर किसी पर्सन की एज ज़्यादा है, उसकी एज मतलब अगर वो ओल्ड एज में है सपोज, तो क्या होगा कि उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो इन्फेक्शन ईजिली उसको अटैक कर सकता है। सो इट इंक्रीजेज विद एज। देन आता है एग्जिस्टिंग क्रॉनिक मेडिकल इलनेस। अगर ऑलरेडी कोई मेडिकल इलनेस एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि
सीरियस हार्ट डिसीज तो वो भी पर्सन को डेबिलिटेटिंग बना देती है। कैंसर भी पर्सन को डेबिलिटेटिंग या फिर वीक बना देता है, इम्यूनिटी को कम कर देता है। देन आता है सीओपीडी, एस्थमा। सो सीओपीडी या फिर एस्थमा ऑलरेडी अगर कोई एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं। देन टाइप 2 डायबिटीज, सीवियर ओबेसिटी, क्रॉनिक किडनी डिसीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी हमें इम्यूनोडिप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। सो इम्यूनोडिप्रेसेंट क्या करते हैं, इम्यूनिटी को वीक करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हुआ है किसी पर्सन का, सो उसके लिए भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन एचआईवी पर्सन, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कोरोना वायरस के एंटर होने के। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सो कैसे कोविड-19 को डायग्नोस कर सकते हैं। सो करंटली जो 2 टेस्ट हैं वो ज़्यादा उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं जिसके थ्रू हम कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। सो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में क्या करते हैं, हम नेजल स्वैब लेते हैं। नेजल स्वैब को जो हमारा सैंपल है जैसे कि स्पूटम है या म्यूकस, उसमें हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। सो एंटीजन किस बेसिस पर डिटेक्ट होता है, क्योंकि आरएनए वायरस है तो आरएनए को डिटेक्ट किया जाता है। अगर आरएनए प्रेजेंट होगा सो इट मीन्स कि कोरोना वायरस वहां पर प्रेजेंट है। सो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन फर्स्ट टेस्ट। देन हमारा आता है एंटीबॉडी टेस्टिंग। सो एंटीबॉडी टेस्टिंग क्या है, ब्लड टेस्टिंग है। इसमें ब्लड में एंटीबॉडीज का लेवल देखा जाता है जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट बन सकती है। सो ये एंटीबॉडीज टेस्टिंग जो है ये 2 वीक्स के अंदर अगर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो मे बी ये टेस्ट नेगेटिव आए, क्योंकि एंटीबॉडीज इतनी जल्दी नहीं डेवलप हुई होंगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है इसलिए सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम मेडिकेशन देते हैं। सो फर्स्ट आता है एंटीवायरल और रिट्रोवायरल मेडिकेशन। सो एंटीवायरल या फिर रिट्रोवायरल मेडिकेशंस क्या होती हैं, जो कि सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं। अगर वायरस हमारे बॉडी में एंटर हो गया है तो वो सिम्टम्स को एलिवेट करती हैं। सो ये मेडिकेशंस हम देंगे सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। देन हमारा आता है ब्रीदिंग सपोर्ट। अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही है ब्रीदिंग में, सो मैकेनिकल वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग सपोर्ट पर्सन को देना पड़ सकता है। देन स्टीरॉइड्स इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए लंग्स में दी जाएगी। देन है ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। इसमें हम प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज करते हैं पेशेंट के अंदर। प्लाज्मा में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो कि इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इन सीवियर केसेस प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। देन क्योंकि इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है तो हम प्रिवेंशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो क्योर तो इसका है नहीं, इसलिए प्रिवेंट करना है डिसीज को। सो सबसे पहले अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि रिस्क है ये कि अगर ओवर क्राउडेड प्लेस में भी आप रह रहे हैं तो भी आपको चांसेस है कि कोविड-19 हो जाएगा। प्लस अगर आप किसी पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में जिसको इन्फेक्शन है या फिर सिम्टम्स हैं, सो वो भी आप ड्रॉपलेट को इनहेल कर सकते हैं। सो अवॉइड क्लोज कांटेक्ट, और क्लोज कांटेक्ट कितना नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए या फिर 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। देन है वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली। अगर आपको लगता है कि आपके हैंड्स जो है डर्टी हुए हैं या किसी सरफेस को टच हुए हैं, सो आप उनको वॉश भी कर सकते हैं और सैनिटाइज भी कर सकते हैं। देन आता है डोंट टच फेस विद डर्टी हैंड्स। अगर आपके डर्टी हैंड्स हैं तो आप अपने फेस को टच मत करें, और वैसे भी आप अननेसेसरली अपने फेस को टच करने से अवॉइड कर सकते हैं। देन लिमिट आउटिंग, बाहर जाना अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तभी बाहर जाएं। अगर आपको सिम्टम्स हैं किसी इन्फेक्शन के या फिर फ्लू है तो स्पेसिफिकली आप बाहर मत जाएं। देन 6 फीट डिस्टेंस, वही सोशल डिस्टेंसिंग। देन कवर योर माउथ एंड नोज। आप मास्क लगा सकते हैं, अपने माउथ और नोज को हर टाइम कवर कर सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेस को माउथ या फिर नोज को कवर करें मास्क से। अगर आपको इन्फेक्शन है, कोई सिम्टम्स है, तो आप स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, तो आपको फेस को ज़रूर कवर करना है उस टाइम, ताकि दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड ना हो। देन सैनिटाइज करना, अपने हैंड्स को तो सैनिटाइज करना ही है, लेकिन अगर आपको कोई सरफेस को भी जहाँ आप बैठ रहे हैं या फिर जहाँ पर आपका कांटेक्ट हो रहा है तो उसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं। अपने हाइजीन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करें, जैसे कि अपने क्लोथ्स को वॉश करें फ्रिक्वेंटली, अपने मास्क को वॉश करें, यूटेंसिल्स को वॉश करें। सो प्रिवेंशन इसमें बेटर है, क्योंकि प्रिवेंशन ही हमको फॉलो करना पड़ेगा जब तक ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीनेशन नहीं आती कोविड-19 की। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.